राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, लेकिन अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा ही जाएगा, देखो 101% जो पूछा ही जाएगा, क्योंकि आई थिंक लास्ट 3-4 ईयर्स से वो क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर में भी वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से करना। और वही है, लिंडमैन पे ही है। तो देखते हैं, आपको पहले अपना ब्रेन चलाना है कि वो कैसे वर्क करता है, उसके बाद ऑफ कोर्स मैं तो बताऊंगी ही। तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, ये धीरे। तो प्रश्न देखो कुछ इस तरीके से है दैट एट 300 केल्विन अफेक्टिव रेट कांस्टेंट फॉर अ गैसियस रिएक्शन A to P। अब इन्होंने आपको एक रिएक्शन दे रखी है दैट इज़ A to P रिएक्शन, ठीक है। अब क्या कहा इन्होंने, विच हैज़ लिंडमैन हिंसेलवोल्ड मैकेनिज्म इज KR1। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि अफेक्टिव रेट कांस्टेंट दे रखा है A to P रिएक्शन के लिए, कौन सा, KR1 A1 एंड KR2 A2, ठीक है। व्हाट इज A2 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, है ना। तो रेट कांस्टेंट बताना है आपको फॉर द एक्टिवेशन स्टेप बताना है, ठीक है। मैम ये क्या पूछ लिया, ना ही इन्होंने कोई भी रिएक्शन आपको दे रखी है, ना ही कुछ भी गिवन है आपको, सिर्फ क्या दे रखा है, एक तो आपको लिंडमैन मैकेनिज्म से करना है, आपको ये बता रखा है, और दूसरा आपको क्या पता है कि आपको अफेक्टिव, दैट इज़ कि अफेक्टिव निकालना, मतलब एक्टिवेशन निकालना है, ठीक है। आपको रिएक्शन दे रखी है ये, मैम लिंडमैन में ये तो नहीं होती थी। मैं कहती हूँ देखो यार, इन्होंने रिएक्शन दे रखी है, मतलब एक रीज़न से रिएक्शन गिवन है, तो आप क्या करो, पहले इसका रेट लिखो कि इसका रेट हो क्या सकता है, क्या हो सकता है इसका रेट, A to P, है ना। और इन्होंने क्या बोला है कि अफेक्टिव रेट कांस्टेंट, ये आपको बताएंगे। तो देखो कि अफेक्टिव कितना हो जाएगा, आप मतलब इसका रेट लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, रेट इज इक्वल्स टू K अफेक्टिव A, ठीक है। ये इनका जो गिवन इन्होंने इक्वेशन दे रखी है उसके हिसाब से ये रेट होना चाहिए। अब इन्होंने ना K अफेक्टिव का 2 वैल्यू ले रखी है आपके पास, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है KA फॉर द एक्टिवेशन स्टेप, ठीक है। मैम अभी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन तो हमें पता है, लिंडमैन से हम निकाल सकते थे, बस ये रिएक्शन हमारे पास न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, तो डर जाओगे इससे। मैम डरना तो चाहिए हम लोगों को, क्योंकि डरना कभी कभी अच्छा है, लेकिन कहूँगी मैं यहाँ पर डरना आपका बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि आपको नहीं डरना चाहिए। एक सेकेंड, आई विश क्लियर है ये आपको, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यार, हो गया। वेट, हो गया ना, डन है थोड़ा सा बस, ओके फाइन, ठीक है। फटाफट से ना, जो मैंने आपको कराया था ना, जो रिएक्शन लिखकर दिखाई थी वही वाली लिखो। अब बात क्या है, आपको लिंडमैन वाली जो रिएक्शन है ना वो खुद से लिखनी होगी, अफेक्टिव मतलब वो एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन वाली, और वो साथ में डिकम्पोजिशन वाली जो हम लिखते थे। देखो क्या लिखेंगे हम लिखते थे A+A। मैम ये रिएक्शन हमें याद करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या बनाता था, ये आपका A*, ठीक है। इसको आप मानते थे K1, इसको मानते थे K3, और फिर आप क्या बना देते थे, A* से आप P बना देते थे, दैट इज़ आपका K3, ठीक है। अब आपके पास क्या होता था, इन्होंने बोला है आपको एक्टिवेशन स्टेप, मैंने आपको बताया था दिस इज एक्टिवेशन स्टेप, दैट इज K1 जो है यही आपका क्या है, एक्टिवेशन स्टेप। K2 वाला क्या है, डीएक्टिवेशन स्टेप, है ना। और जो ये K3 है ये आपका क्या है, डिकम्पोजिशन वाला स्टेप। तो आपको इसमें से किसी भी स्टेप का पूछे आपको डरना नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, रेट निकालना है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, रेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, K3A*, है ना, यही तो होता था। अब क्या लगाओगे, क्योंकि A* तो क्या है, एक अनस्टेबल स्पीशीज, जो कल किया था एग्जैक्टली पहले, तो वही वाले स्टेप्स रिपीट करो। तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A*, ठीक है, तो फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डिफॉर्मेशन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, A* का, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन किस स्टेप में हो रहा है, इसमें हो रहा है, दैट इज KA² है ना। और डिफॉर्मेशन किस में हो रहा है, डिफॉर्मेशन इन दोनों में हो रहा है, दैट इज K2A* एंड प्लस में K3A*,
ठीक है मैम, कल तो आपने यहाँ पे प्लस में ए भी लिया था। देखो यार, इन्होंने अगर आपको रिएक्शन गिवन है तो वैसे ले लो, ठीक है, उससे इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपका मन है तो आप ले लो। लेकिन क्या कह रखा है, देखो ध्यान से देखो, इन्होंने आपको ना के इफेक्टिव और ए की फॉर्म में पूछ रखा है, इसीलिए आपको ज़्यादा प्लस ए वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ और दे रखा होता, लाइक ए स्टार वगैरह कुछ मेंशन कर रखा होता, तब हम ए या फिर ए स्टार लेने की सोचते। अभी देखो, अभी बस आपको सिर्फ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखा देना जो इस तरीके से है, और उसका एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन दिखाना है। तो आपको ये आपने रिएक्शन लिख ली, यहाँ से आपने ए स्टार का वैल्यू निकालना है। क्या आ जाएगा ए स्टार का वैल्यू, के ए स्क्वायर अपॉन में K2 प्लस K3 है ना, क्योंकि कॉमन आ जाएगा। अब बात क्या होती थी, अब बात हो सकती है दो चीज़ें, क्या, एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर। मैम हमें कैसे पता चलेगा लो प्रेशर पे है या हाई प्रेशर पे है? मैं कह रही हूँ कि भाई देखो, दे इन्होंने आपको दो वैल्यू रखी हैं, चूज़ आपको करना है कि आप के इफेक्टिव को किससे कंपेयर कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, देखो लो प्रेशर पे क्या होता था आपके पास, लो प्रेशर पे आपका हो जाएगा ये डिकम्पोजिशन, दैट इज़ K3 का वैल्यू बड़ा हो जाएगा K2 से, ठीक है, यही होता था ना, लो पे ये हो जाता था, हाई प्रेशर पे डीएक्टिवेट हो जाता था, ठीक है। तो K3 इज सो मच ग्रेटर देन K2, तो क्या हो जाएगा, K3 को आप K2 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, इसमें आपने इसको रेट में तो लिखा ही नहीं, इस वाली फॉर्मूला में लिख देना, ठीक है, सीधा लिख दूँ मैं, रेट इज इक्वल्स टू, आप दूसरे स्टेप में लिख देना, K3 ए स्टार था ना, तो K3 तो यूँ का यूँ और ए स्टार ये रहा आपका, ठीक है। लो प्रेशर पे क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा ना K3, तो क्या करोगे, रेट इज इक्वल्स टू K3 के ए स्क्वायर अपॉन में K2 तो नेग्लेक्ट है, K3 से K3 कट गया, तो रेट क्या आ जाएगा एट लो प्रेशर पे आपका के ए स्क्वायर, ठीक है। अब बात आ जाती है हाई प्रेशर की बात। हाई प्रेशर पे क्या कर रहे हैं हम, K2 इज सो मच ग्रेटर देन K3, यही तो था ना यार। कैसे, हाई प्रेशर पे आपका क्या हो जाता था, डीएक्टिवेशन होता था। डीएक्टिवेशन का मतलब K2 बड़ा हो जाएगा, K2 बड़ा होने का मतलब K3 को नेग्लेक्ट करोगे तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट विल बी योर्स K3 के ए स्क्वायर अपॉन में K3 नेग्लेक्ट है ना, तो K2 ये आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, मैं आपको पता तो था ही कि हाई प्रेशर पे हमारा डीएक्टिवेट होता है, और इन्होंने भी आपको डीएक्टिवेट पूछ रखा। मैं कह दूँ नहीं यार, इन्होंने डीएक्टिवेट तो पूछ ही नहीं रखा, इन्होंने एक तो के ए पूछ रखा है, मतलब आपको एक्टिवेशन का पूछ रखा है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह रखा है इन्होंने, अब देखो आपके पास ये दो इक्वेशन बनती हैं, आपकी मर्जी, अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो आप इनको याद भी कर सकते हो एज इट इज़, बट अगर आपको याद नहीं होते, जैसा कि मैं इसको याद नहीं करती हूँ, मैं इसको एज इट इज़ निकाल ही लेती हूँ ताकि टू बी मोर श्योर, बिकॉज हो सकता है यहाँ ए स्टार की जगह आपको कुछ मान लो पी स्टार लेना पड़ जाए, या फिर क्वेश्चन में तो मैं पी की जगह मान लो बी दे रखा हो, तो क्या हो जाएगा, आप एकदम बुखला जाएंगे कि यार मुझे तो करना ही नहीं आया कि कैसे होगा। तो इसीलिए इसको ऐसे मैं डराइव ही कर लेती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको याद भी करने हैं तो आप ये तीन फॉर्मूलाज याद भी कर सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। मतलब ये वाला याद कर लो, फिर ये दोनों तो तुम खुद से ही निकाल लोगे, ठीक है। ओके, डन है ना सारी चीज़ें। जैसे अब देखो इसमें आपने के ए यूज़ कर लिया, क्योंकि इन्होंने K1 मतलब K1 ना देके इन्होंने एक्टिवेशन कांस्टेंट पूछ रखा था, तो उसको मैंने के ए मान रखा है ना, तो इसीलिए उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बस इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। देखिए एक बार आपको नीचे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वेट अ सेक, थोड़ा सा कट गया बस, अब डन है ना, ठीक है डन। चलो उधर कर देंगे अब आपका क्वेश्चन बाकी का। अब देखो, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो या फिर इससे कंपेयर कर सकते हो। मैम ये इक्वेशन कुछ समथिंग लाइक इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो यार, के ए आपको निकालना है, के ए तो दोनों में है, लेकिन देखो ऐसा कौन सा है जो के इफेक्टिव ए जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आपको एट लो प्रेशर दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या पता चला कि जो आपको वैल्यू लेनी है वो आपको क्या लेनी है, लो प्रेशर मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन वाली आपको वैल्यू लेनी है। अब देखो क्या करोगे, कंपेयरिंग, इसको मान लो कि फर्स्ट थी ये, ठीक है, ये आपकी क्या मान लो आप सेकेंड थी, ठीक है। तो कंपेयर करो आप फर्स्ट एंड सेकेंड को, दोनों रेट है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, के इफेक्टिव ए इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, है ना। अब क्या है, हमें के ए निकालना था, तो क्या आ जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू के इफेक्टिव ए अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर से आपका ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बस आपका के ए का वैल्यू आ जाएगा के इफेक्टिव अपॉन में ए।
लेकिन अब आपको जो इफेक्टिव है, जो आपको दो दो दे रखे हैं के इफेक्टिव वाले, आप उनमें से के इफेक्टिव लेंगे कौन, जो सा आपका लो प्रेशर पे है। तो अब देखो फर्स्ट वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5 पॉइंट, मतलब देखो लो प्रेशर का क्या मतलब मैंने बताया था ना, गैस में हम प्रेशर मान लेते हैं यार, नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है ना, 80 दे रखी है, आप A1 और A2 दे रखी है। तो देखो 4.81 इंटू 10 की पावर -6 और 5.21 इंटू 10 की पावर -4। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है 10 की पावर -4 बड़ा है या 10 की पावर -6 है ना। नेगेटिव में टर्म है तो मतलब 10 की पावर -4 बड़ा है, ठीक है। पॉजिटिव में 10 की पावर 6 बड़ा होता है ऑब्वियस, ठीक है। तो 10 की पावर -4 वाला के इफेक्टिव लोगे आप, आपको ए से कोई लेना देना है नहीं, बस आपको यही देखने के लिए ए का इस्तेमाल करना था। अब देखो क्या हो जाएगा, अच्छा ए का भी वैल्यू आएगा, हाँ हाँ ठीक है, यही वाला ए और यही वाला आप के वाला ले लेंगे, के का वैल्यू दैट विल बी योर, एक सेकेंड, लो प्रेशर पे लेना है ना, हाँ लो प्रेशर पे लेना है। तो आपका ये हाई प्रेशर कौन सा आ जाएगा, A1 और KR1। तो हमें तो लो पे लेना है, तो लो पे कौन सी वैल्यू लोगे, A की 4.81 और KR2 की 2.10 वाली, ठीक है। तो ले लो, देखो यहाँ पे आया के इफेक्टिव, आप कितना मानोगे बताओ ज़रा, 2.10 इंटू 10 की पावर -5। क्या चल क्यों नहीं रहता है मैम, ये आपके इसको भी खेलना होता है कि यार ऐसे ज़्यादा मत पढ़ाओ बच्चों को। 2.10 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स, यूनिट साथ साथ लिख लेना ताकि ना यूनिट में आपको कोई दिक्कत आए ना, ठीक है। यही था ना सेकेंड इनवर्स, और क्या था A2 क्या था 4.81 इंटू 10 की पावर -6। अभी आप इसको सॉल्व करो फटाफट से, मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब, मोल डेसीमीटर इनवर्स का क्यूब, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, देखो पहले पावर सॉल्व कर लेना, -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +6 -5, कितना बचेगा, सिर्फ 10 बच जाएगा आपके पास, ठीक है ना, बस 10 बच गया। अब देखो इस 0 को तो हटा ही देते हैं, अब क्या बचा, एक पॉइंट से आप एक पॉइंट काट सकते हो, हाँ मैम काट तो सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, 210 अपॉन में 481, कितने पे जाएगा ये, अबाउट करके देख लेना यार, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, 2.1 4.81, इसका आंसर आपका आ जाएगा 4.72 इंटू में 4.72 डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गलती करी क्या मैंने, 10 की पावर -6 की पावर -5, ओके यही दे रखा है यार आंसर तो। बाकी मेरे पास अभी ना कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको फाइनल आंसर बता दूंगी, बट इसका आंसर मैंने लिख रखा है, जो भी आपका आंसर आएगा लिख लेना और क्या लगा देना यहाँ पे। देखो मोल है, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, डेसीमीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो डेसीमीटर क्यूब, है ना, और ये सेकेंड इनवर्स तो एज इट जाएगा, दैट इज सेकेंड इनवर्स, तो दिस विल बी योर यूनिट। इसका वैल्यू आप खुद निकाल के मुझे कमेंट में बता देना कि कितना वैल्यू आया, शायद 4.72 आएगा, बट पता नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा इसका 4.72 कहीं से भी आ रहा है। बाकी मैं आपको फाइनल आंसर आपको मैं लिख दूँगी, जो भी आपका वीडियो मैं एडिट करूँगी, ठीक है। मुश्किल लग रहा है मैम, मुश्किल तो इतना तो नहीं लग रहा यार। देखो यार बात ये है कि अभी जैसे आपको एक्टिवेशन स्टेप का निकलवा लिया, हो सकता है पेपर में आपको डीएक्टिवेशन स्टेप का निकलवा ले, ठीक है। करना कैसे है, करना यही है, फॉर्मूला यही रहेगा, मेथड्स यही वाले रहेंगे, बस फ़र्क क्या आ जाएगा, फ़र्क ये आ जाएगा कि आपको पहले निकाल के ना कंपेयर करना पड़ेगा कि आप इस इक्वेशन को इस इफेक्टिव वाली इक्वेशन से कैसे मतलब कंपेयर करोगे। ऑल्सो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उन्होंने आपको ना के इफेक्टिव का वैल्यू दे रखा है, और जो ये रिएक्शन दे रखी है ना A2P, बस इसी में मत लगे रह जाना कि लिंडमैन की हमने ये पढ़ी थी, A2P तो पढ़ा ही था, हमने तो A* से P पढ़ा था यार। जो इन्होंने दे रखा है तो ये रिएक्शन का पहले रेट लिखो, के इफेक्टिव का वैल्यू आपको पता है, लेकिन के इफेक्टिव के 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो आप कौन सा वाला यूज़ करोगे, वो आपने इस वाले फॉर्मूला से आपने साफ साफ निकाला कि भाई क्योंकि हम इस वाले रेट को इस वाले रेट से कंपेयर कर पा रहे हैं, इसलिए हम लो प्रेशर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने इक्वेशन को प्रोसीड कर लेंगे इक्वेट करके, ठीक है। ओके गाइस, समझ आ गया, इतना क्लियर है आप लोगों को। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, तो इसको अभी नोटबुक बंद करके बेशक अभी से दोबारा से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, आपको पता चलेगा कि आप 3-4 जगह यहाँ पे ना बड़ी बड़ी गलतियाँ करोगे कि भाई आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि भाई मैं क्या करूँ, और इवन क्वेश्चन पढ़ते ही ना एकदम से ब्लैंक हो जाना आपने कि यार ये लिंडमैन में कहाँ से आ गया, क्योंकि लिंडमैन का फॉर्मूला इतना छोटा सा है, ऐसे से भी हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से निकालना देखा है ना, इतने छोटे से फॉर्मूला के बाद ये करवाते इतना बड़ा है, ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये आपको एक्सपेक्ट भी मत करना कोई देगा, आपको याद रखनी है कि मतलब ये सबसे नॉर्मलाइज है A+A
A स्टार। और यहाँ पे भी K1 K2 K3 लिखना प्रेफर करना। कई बार मैं K इनवर्स 1 लिख देती हूँ ना, तो बहुत ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है कि बार कि यार यहाँ पे से K1 K3 था तो मैं K इनवर्स लिखूँ K1 लिखूँ, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए दिस विल बी योर सोल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। एक तो हम कोलिशन थ्योरी के फार्मूलाज पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के फार्मूलाज। मैम आप बस फार्मूलाज क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं बस फार्मूलाज ही पढ़ाने वाली हूँ, उन्हीं फार्मूलाज से मैं आपके सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी। और क्या बोलते हैं, हम एक अरेनियस इक्वेशन है ना, उसमें बस आपको एक टेम्परेचर कोफिशिएंट का भी एक टर्म है, वो फार्मूला वाला एक फार्मूला वो भी बताऊंगी। फार्मूलाज आपको ऐसे जैसे याद करने हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। हाँ जी भाई, प्रिय विद्यार्थियों, अब बात किसकी आ जाती है, हमारी फार्मूलाज की। मैम इतने ऐसे ऐसे फार्मूलाज लिख दिए हैं आपने, देखो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की बात करते हैं हम। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में भी हम के और ए के फार्मूला बता रहे हैं। के क्या होता है, के बी टी बाय में एच, ठीक है, ई टू द पावर माइनस का डेल्टा एच नोट हैश बाय में आर टी एंड ई टू द पावर डेल्टा एच नोट हैश अपन में आर। बहुत मुश्किल लग रहा होगा, अरे मैडम ये तो होएगा ही नहीं हम लोगों से। यार कुछ भी दिक्कत नहीं है, ईजी सा फॉर्मूला है। मुझे कैसे याद हुआ था, जब मैंने क्वेश्चन करे थे तब मुझे याद हुआ था। क्वेश्चन बनाने लग जाओ यार, जब बना लोगे ना 2-3 क्वेश्चन में ही तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आ जाता है। देखो अब क्या है, अब मैं एक बार इनका ना मतलब बता देती हूँ। के भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को बोलते हैं, ठीक है, उससे कुछ लेना देना नहीं, तो मैं बस इसका वैल्यू पता होना चाहिए 1.38 × 10 की पावर माइनस का 23 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। और एच क्या होता है तुम्हारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 × 10 की पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड। और क्या है आपके पास, के बी टी, टी इज टेम्परेचर क्योंकि कैपिटल टी है, ई तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, माइनस का डेल्टा एच नोट क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है क्या, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर कैलोरी में दे रखा हो तो फिर आप उसको 2 कैलोरी ले लेते हो अराउंड। और ई टू दी पावर डेल्टा एस नोट हैश अपॉन में आर, यहाँ पे फिर से गैस कांस्टेंट है और डेल्टा एस नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका चेंज इन एंट्रोपी रिप्रेजेंट करता है। कुछ मुश्किल था नहीं था। अब क्या है, एक ही फॉर्मूला में क्या आ जाएगा आपके पास, के बी टी बाय में एच एज इट इज़ है, ई टू दी पावर, देखो ये लास्ट वाला ई भी एकदम सेम है, फ़र्क बस कहाँ है इसमें, ये डेल्टा एच नोट था ना, इसमें क्या आ जाएगा माइनस का डेल्टा एन जी नोट हैश माइनस का 1। अभी डेल्टा एन जी क्या है मैम, चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स, ठीक है। डेल्टा एन जी क्या होता है, जैसे मान लो मैं इस रिएक्शन का लिख रही हूँ तो आप ना हमेशा क्या आते हो, चेंज इन नंबर ऑफ मोल क्या कर देते हो, आप बहुत बार ना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट का है ना मोल, और 2 रिएक्टेंट के मोल, एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी होगी तो कितना आ जाए आपके पास, माइनस का 1। और ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में सही हो सकता है लेकिन ये ऐसे नहीं होता है। इसका फॉर्मूला निकालने का होता है 1 माइनस मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी क्या होती है, जो आपकी रिएक्टेंट की आपकी कोफिशिएंट की वैल्यू है वो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2। मैम वैल्यू तो वही आई, लेकिन हर बार तो वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब ये मान लो कि आपने यहाँ पे बस 2a, मान लो यहाँ पे 3a होता, ठीक है, या फिर मतलब 3a क्या मतलब यूँ मान लो कि 2a प्लस में 1 भी मान लो और यहाँ पे 3 बन रहा होता, तो क्या हो जाता, पूरा का पूरा खराब हो जाता, आप बता नहीं पाते कि भाई इसका क्या रहेगा डेल्टा एच नोट हैश। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तब नहीं कर सकते, आपको याद रखना है दैट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इज नॉट योर मतलब डेल्टा एन जी नोट हैश, दिस इज 1 माइनस का मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट के कितने भी मोल हो उससे उसको लेना देना नहीं होता है, ठीक है। इतना ही बताना था मुझे। डेल्टा एच नोट हैश जो है ये वाला, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में ये डेल्टा एन जी नोट हैश माइनस का 1 इंटू में आर टी, ठीक है। 3 ही फॉर्मूलाज हैं गाइज वैसे तो देखा जाए, और जो ये होता है ना ये वाला फॉर्मूला, इस पर एज इट इज़ यूँ के यूँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला ना एकदम घोल के पी लेना। अब आप बोलोगे कि मैम थोड़ा डिराइव करना बता दो, हमें याद हो जाएंगे। मैं कहती हूँ यार देखो एग्जाम टाइम तक ना तुम्हें ये भी नहीं याद रहना कि किसका क्या मतलब है क्या नहीं था। जितना मैंने आपको बताया ना मोर देन इनफ है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपसे कोई नेट में ना ये नहीं पूछेगा तो बताओ व्हाट इज़ दिस, और अगर कोई पूछ रहा है तो आपको पता भी ऑलरेडी कि भाई अगर थ्योरेटिकल पेपर आ रहा है तो मैंने आपको टर्म्स का मतलब ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी टर्म किस लिए एग्जिस्ट करती है। हाँ, इनकी ये वैल्यू और इनकी यूनिट मत भूलना। केबी का मैंने कैसे याद किया, देखो जैसे केबी और एच में ना मैं यूनिट का बहुत कन्फ्यूजन कर जाती हूँ कि यार किसका 23 था किसका -34 था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखो मैंने याद रख रखा है कि यार देखो केबी का 1.38 तो मुझे याद ही है बचपन से, लेकिन देखो जब यहाँ पे 3 है ना तो फिर इसकी पावर 3 से शुरू नहीं होएगी। जैसे अब इसके यहाँ पे 2 है ना तो इसकी पावर 2 से शुरू नहीं होएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। क्या,
देखो 3 से है तो इसकी पावर 2 से शुरू है, ये 2 से है तो इसकी पावर 3 से शुरू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है ना 23, ठीक है, तो 23 आ गया, तो इसमें 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 आ गया ना इसके जैसा, लेकिन यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा, मतलब ऐसे ही याद कर रखा है। या वैसे भी कर सकते हो कि यार एच का एक का याद कर लो 34 होता है, दूसरे का फिर आप 23 सोच लेना, ठीक है। गैस कांस्टेंट तो ठीक है, ये तो याद ही है। इनका यूनिट कैसे याद करना है, देखो यार इन केस अगर आप भूल जाओ, आपको ये याद होएगा फॉर्मूला में kBT/h लिखते थे, ठीक है। तो kB इंटू में T, क्योंकि देखो T का तो आपको पता है केल्विन होता है, तो आपको ये याद रखना कि भाई केल्विन को काटने के लिए मुझे यहाँ केल्विन इनवर्स समथिंग लिखना पड़ेगा, और जूल दोनों में कॉमन है। मतलब यार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई KB और H में से किसका यूनिट जूल सेकंड है, किसका जूल केल्विन इनवर्स है। तो इसलिए मैंने क्या याद किया कि जिसके मल्टीप्लाई में टेम्परेचर है ना, उसके मतलब उसके यूनिट में केल्विन इनवर्स आएगा, तब ताकि केल्विन इनवर्स से आपका केल्विन कट जाए, ठीक है, और जूल में आंसर बचेगा ऐसे। ओके, और क्या बताना था इसका जूल सेकंड, तो यार वही है कि एक का जूल केल्विन इनवर्स होगा तो दूसरे का जूल सेकंड तो हो ही गया है। अब बात क्या आ जाती है, ये हो गया आपका, बस इतना ही था आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। मैम ये कम था, हाँ यार ये कम है। जब आप इसका डेरिवेशन देख लेना एक बार बस बुक से, अगर देखने का मन हो आपका, आपको ना सच में डर लग जाना है, लेकिन मैं सच में बता रही हूँ यार, क्वेश्चन सॉल्व करने का ना, मतलब नेट और गेट के क्वेश्चंस का ना, इसके डेरिवेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखो कोलिजन थ्योरी में क्या है, K इज इक्वल्स टू P/σ² म्यू Na। हाँ इसमें देखो ये है फॉर्मूला, और इसका A निकालोगे तो इसका बस P कट जाएगा, दैट इज πσ² म्यू Na। अब ये वाले फॉर्मूला में थोड़ा सा झोल है, ये बहुत सिंपल नहीं है। देखो क्या है झोल, P का मतलब होता है, सबसे पहले तो P का मतलब होता है स्टेरिक फैक्टर। क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बेसिकली क्या होता है, ये P हमेशा स्मॉलर देन 1 ही होता है, या फिर इक्वल टू हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि भाई स्टेरिक फैक्टर का वैल्यू ये लेना है, 1 पॉइंट समथिंग लेना है या 1 से कम लेना है, तो सिंपली इसको आप 1 मानोगे, और क्या करोगे, इसको 1 है तो यार 1 से मल्टीप्लाई, तो मतलब वही हो जाएगा πσ² म्यू Na। पाई सिंपली जो आपकी होती है ना 3.14 या 22/7 जो भी। देखो सिग्मा आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा आपका रिप्रेजेंट करता है कोलिजन डायामीटर। इधर ही लिख दो कोलिजन डायामीटर। इसको आप निकालोगे कैसे, सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा दे रखे होंगे, तो सिग्मा A प्लस सिग्मा B अपॉन में 2, ये आपका आ जाएगा सिग्मा का वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या है आपका म्यू, इसको क्या बोलते हो आप, एवरेज स्पीड भी बोल देते हो। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, √8 kBT बाय में पाई म्यू। जिन्होंने वो कर रखा है ना क्वांटम, उनको पता होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। नहीं भी कर रखा तो भी कोई बात नहीं, 8 kBT बाय पाई म्यू याद रखना है। के भी आपको पता है, टी आपको पता है, बस पाई और म्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, Ma प्लस में MB, सॉरी Ma MB मल्टीप्लाई और अपॉन में Ma प्लस में MB। अब जो बच्चे अभी सोच रहे हैं ना कि मैम हमसे तो ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे, भैया बहुत ध्यान से समझो। फर्स्ट थिंग, आप ये अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस में ना सारे फॉर्मूलाज कर चुके हो जब आपने 11th-12th करी होगी। सेकेंड बात, ये आपकी 11th-12th नहीं है, ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और आप नेट और गेट जैसे एग्ज़ाम्स में बैठने जा रहे हो। तो यार आप एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो कि भाई पेपर ईजी आने वाला है, ठीक है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता, तो ठीक है, बट ये फॉर्मूलाज हैं यार, मतलब ये है कि थोड़ा एफर्ट आप लोगों को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे, आप सोचोगे कि भाई जैसे हम 5th ग्रेडर के थे तो हमें जब समझ आ जाती थी, देखो समझ आपको आएंगी, क्वेश्चन करोगे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, बट अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज को देख के भाग जाओगे ना, तो फिर क्या है, आप अपना लॉस करोगे तब। क्यों, क्योंकि यार बस आपको फॉर्मूला ही याद करने हैं, और वो भी मैं बता रही हूँ आपको याद भी नहीं करने हैं। आप जब जैसे क्वेश्चन करोगे, जितने क्वेश्चंस करोगे ना, आपको ये फॉर्मूला एकदम ब्रेन में सेट हो जाएंगे। देखो मैं बताती हूँ, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री भी ना, मतलब मुझे मैथ्स करने का शौक है, लेकिन मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। ऊपर से मैं हूँ भी, मतलब बायो बैकग्राउंड से हूँ मैं, मेडिकल का वाला बच्चा हूँ, बट मुझे बस मैथ्स का शौक था, पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया इन द 11th-12th। अब क्या बात है कि मुझे कैलकुलेशन से इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन क्या जब मैंने केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करा था ना, मुझे नानी याद आ गई थी यार। लिटरली मैंने बहुत टाइम लगाया था केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने में। मुझे एक बार तो लगा था यार ये चैप्टर मेरे लिए नहीं बना है, बट स्टिल फिर मैंने ना थोड़ा सा प्रोसेस पर ट्रस्ट किया, बहुत टाइम दिया, अराउंड मान लो कि मैंने 1.5 महीने से भी प्लस दिया इस अकेले चैप्टर को। इवन फर्स्ट टाइम जब मैं प्रिपरेशन करने बैठी ना, तो मैंने इस चैप्टर को ना छोड़ ही दिया था। मैंने थोड़ा सा किया था, आई थिंक मैंने ACT कोलिजन थ्योरी तक करके ना मैंने हाथ जोड़ दिए कि भैया अब मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा,
ठीक है। और ऊपर से इसके जब क्वेश्चन करने बैठती थी ना तो ये मुझसे नहीं बनते थे, तो मुझे बहुत ऐसे बुरा लगता था, तो मतलब वैसे पूरा जीरो कॉन्फिडेंस जाता था। बट क्योंकि मैं आपको ऐसे फॉर्मूला से बता दूँ, क्योंकि यार मैंने देखो एग्ज़ाम दिया तब तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ कि यार एक्चुअल में ना एग्जाम में हमको रिवीजन का ही टाइम नहीं है भाई। तो आप रिवाइज पता है कितना कर पाते हो, बस फॉर्मूला भी अगर आप बस पढ़ जाओ ना तो बहुत है। तो मैं मान लो कि मैंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार मैंने इसका रिवीजन करा है, तो मुझे ये अब टिप्स पे है, ठीक है। अभी भी मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मुझे एकदम सब कुछ आ रहा है, नहीं, मुझे फॉर्मूलाज याद हैं, बट हो सकता है एक आध डेटा मेरे से ऊपर नीचे मेरे से भी हो जाए, ठीक है, इतनी बार रिविजन करने के बावजूद भी। ऑल्सो कि भाई मेरे डेस्क पे ना ये मान लो फर्स्ट डे से जब से मैंने काइनेटिक्स करी है ना, मतलब ये इतनी बड़ी मेरे लिए मेरी जीत थी कि हाँ मैंने इतना मुश्किल चैप्टर किया, मैंने तब से वो स्टिक कर रखा है। तो यार बेशक मैं उसको कभी ना देखती हूँ, बट वो मेरे दिमाग में से रहता है, हाँ मैंने कर रखा है 2 पेजेस के फॉर्मूला, तो मेरे से हो जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ फॉर्मूलाज लिख लो। फॉर्मूलाज में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिड्यूस मास हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एम ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊपर प्लस लिखना है, ऊपर मल्टीप्लाई लिखना है, क्या लिखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रट लेना बेशक इसको। सिग्मा आपका कॉलिजन डायमीटर है, म्यू आपका एवरेज वेलोसिटी है, और ये वाला म्यू आपका रिड्यूस मास है। और क्या रहेगा, एन इज द एवोगैड्रो नंबर, वो आपको पता ही है। और क्या होता है, बस के तो आपको पता ही है कि रेट कॉन्स्टेंट बता रखा है, ये आपको पता ही है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो भी हम इसको बोलते हैं वो बता रखा है, ठीक है भैया। ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपकी कोलिजन थ्योरी होगी। और कुछ बच गया तो मैं चेक कर लेती हूँ। रिड्यूस मास, एवरेज स्पीड, कोलिजन थ्योरी, बस हो गया, सब हो गया। और क्या है, बस ये वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता ही दी। ओके हाँ, एक चीज़ ये रहेगी, इसमें जो एंट्रोपी की वैल्यू है ना, डेल्टा एस नोट है जिसको आप बोल रहे हो, यहाँ लिख देती हूँ, डेल्टा एस नोट हैश, ये पॉजिटिव होती है किसके लिए, बस यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, रिएक्शन। और ये नेगेटिव होती है बाकी सब के लिए, फॉर रेस्ट। ये लिख लेना यार, बहुत बार इस पे भी एथलेटिक्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए बस कि भाई एस नोट आप नेगेटिव लोगे या फिर पॉजिटिव ले लोगे, इस वाली बात पे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है मैम, डर तो लग रहा है हमें कि याद कैसे करेंगे, पर ठीक है हम कर लेंगे। एक सेकेंड मैं एक बार चेक करती हूँ, आपको इधर वाला दिख भी रहा है कि मैं वैसे ही खुश हो रही हूँ कि आपको दिख रहा है सब। हाँ दिख तो रहा है, बट एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं अब, ठीक है। चलो फॉर्मूलाज तो मैंने आपको बता दिए हैं गाइस। अब हमारी एक चीज़ और रह जाती है जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में आपको बता दी थी ना, वो और कर लेते हैं। बस चलिए, हमने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बताओ जल्दी से एक बारी। मैम इतना थोड़ी ना याद करते हैं हम। अबाउट टू कंप्लीट है ये चैप्टर, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो वाला। देखो आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है आपकी, के इज इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस का ई बाई में आर टी, इतना होता है, ठीक है। ऑल्सो आपने क्या देखा था, आपने देखा था कि अगर आप के सी वाई के एन सी वाला अगर लिखते हो तो आप क्या लिख सकते हो, ए टू द पावर माइनस का ई अगर कॉमन है ना, ई अपॉन में आर, तो क्या आता है 1 अपॉन में जो, एक सेकेंड, इसमें मैंने ई, ओके वेट, इसमें आपको क्या लेना है, ई अपॉन आर टी है ना, आर टी कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा आपका, कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये था ना ई कैटालिटिक और नॉन कैटालिटिक का दे रखा होगा, तो क्या हो जाएगा, ई एन सी पहले आ जाएगा क्योंकि ए एन सी यहाँ पे नीचे है ना, और फिर ये ई सी वाई में आर टी, ये आ जाता है आपका, ठीक है। और क्या करते हो आप, इसी फॉर्मूला में अगर आप एल एन लगा देते हो, एल एन या फिर लोग लगा देते हो, चलो दोनों से ही बता देती हूँ, एल एन लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, के सी बाई के एन सी, ठीक है ना, या मैं इसको के वन बाई के टू लिख लेती हूँ इस बारी, थोड़ा सा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो एल एन लगाने से क्या हो जाएगा, ई तो हट जाएगा, दैट इज़ क्या आ जाता है आपके पास, ई बाई आर टी माइनस का, है ना, यही होता है ना, इसमें मैंने एल एन लगा दिया, एक सेकेंड, के वन बाई के टू, ओके, ई अपॉन में आर, ये होता था। और अगर मुझे अब टेम्परेचर का लगाना हो तो मैं क्या लगा दूंगी, वी टी वन ऊपर है ना, तो यहाँ पे टी टू पहले आ जाएगा और टी वन बाद में आ जाएगा, ऐसे वाला हम कर देते थे, ठीक है। आप इसको ई सी एन सी की वाली फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये एल एन है, इसकी जगह मैंने लोग लगाया, तो लोग के वन अपॉन में के टू इज इक्वल्स टू ई अपॉन में 2.303 आर, 1 अपॉन में टी वन, मतलब के वन ऊपर है तो टी टू पहले, के वन बाद में, ठीक है। ये आपका हो जाता था फॉर्मूला, समझ रहे हो, और कुछ मुश्किल तो था नहीं इसमें, इतना हमने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में कर रखा है। अब बात क्या आ जाती है,
अब बात आ जाती है कि एक आपसे पूछ देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट या फिर रेट कोफिशिएंट, ठीक है। तो रेट कोफिशिएंट तो हमने पढ़ा ही था कि भाई K2/K1 आप लिख देते हो, लेकिन ये साई डेल्टा T/10, ठीक है, ये ऐसे होता है आपका। साई क्या होता है आपके पास यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। इसका वैल्यू आया तो आपको निकालना होता है जब ये चीज़ें आपको दे रखी होती है, चेंज इन टेम्परेचर और रेट्स वगैरह, और नहीं तो फिर आपको ये यूँ का यूँ दे रखा, वैसे देते तो नहीं है, ये आपको ऑलमोस्ट निकालना ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे आएगा वो उधर जाके क्या आ जाएगा, उसके रूट में चला जाएगा ना, यही तो होता है। मान लो यहाँ पे स्क्वायर आया इसको सॉल्व करके, तो वो उधर आके रूट बन जाएगा इसका। बस ऐसे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल दोगे, इसको आप क्या कहते हो, रेट कोफिशिएंट, पूरी टर्म को, है ना। और अगर अलग अलग से बोल दो तो ये आपके क्या है, ये रेट कांस्टेंट्स हैं। ओके, भूल जाओगे। और कोई फॉर्मूला रह गया इसका अरेनियस वाले का? हाँ, एक देखो, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था वो हम उसी का ही तो कंसीडर करके लिखते हैं ना सारी इक्वेशंस। तो T½ क्या होता था उसमें, 0.693/K, यही होता था। अब देखो बहुत बार ना टाइम और टेम्परेचर का रिलेशन पूछ लेते, तो हमारे पास हमें कोई फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं होता कि यार जिसमें टाइम भी आता हो टेम्परेचर भी आता हो। तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप, यहाँ पे बस K का वैल्यू लिख दो, दैट इज 0.693/K क्या होता है, A e⁻⁻ का ये बाय में RT, ये आपका क्या हो जाएगा, T½ का वैल्यू, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर और टाइम का रिलेशन हो जाता है आपका, ठीक है। और कोई फॉर्मूला आज के लिए आपके पास नहीं है, दैट्स इट। ओके, वन मोर थिंग, आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैम जैसे हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। गाइस आप लोग माइनस नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो मैंने इसको उल्टा ही इसी वजह से किया, क्योंकि जो माइनस था ना वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया आके, जिसकी वजह से हुआ। बट इन केस अगर आप एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि भाई मैं कैसे करूँगा, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक बार निकाल के दिखा देती हूँ, ये एक्स्ट्रा में करा रही हूँ गाइस, बेशक से आप लीव कर दो इसको, क्योंकि क्या है आपको निकालना आ जाएगा। देखो KC/KNC है मान लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू KC क्या होता है, A e⁻⁻ का ये बाय में RT, ठीक है। ये क्या होता है आपका, A e⁻⁻ का ये बाय में RT, ठीक है। अब चलो मैं ये टेम्परेचर वाला फॉर्मूला निकाल के दिखा देती हूँ, वो तो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन में निकाल के भी दिखा रखा है प्रीवियसली। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर डिफरेंट दे रखा है मतलब एक्टिवेशन एनर्जी तो कॉमन है, तो फिर क्या करोगे, AC आपका कट जाएगा, e⁻⁻ का ये बाय में R तो यूँ का यूँ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो उसको T1 मान लो, इसको T2 मतलब TC और TNC मान लो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 1/TC और माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 1/TC, और ये माइनस है ये ऊपर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 1/TNC, ठीक है। अब मैंने क्या करा इसको, ये था आपका KC बाय में KNC था, ओके यही आएगा। अब मैंने क्या किया, e⁻⁻ का ये बाय में R, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1/TNC प्लस में 1/TC, ठीक है। ओके वेट, देखो ये जो ये वाला माइनस है ना, इसको अंदर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा यूँ का यूँ, ये 1/TC माइनस का 1/TNC, ठीक है। मतलब यहाँ पे फिर मतलब एक दिक्कत हो चुकी है, क्या, सेकेंड K2/K1, और अगर हम ये का करते हैं तो कैसे आ जाता है अपना, ये का करते हैं तो आ जाता है KC/KNC इज इक्वल्स टू, ए तो कटे गया e⁻⁻ का EC/RT एंड प्लस का ENC/RT, ठीक है। e⁻ का ये बाय RT, अरे देखो मैंने क्या गलती करी, मैंने दो बार लगा दिया। ये देखो ये माइनस तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं ना यार, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन आ ही नहीं रहा। ये बाय में R, ये भी प्लस ये बाय में R, तो ये बाय में R कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का TC, यहाँ पे क्या बच गया NC, ठीक है। तो माइनस तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं, यही गलती होगी। अब ठीक है ये हो गया ना, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, TNC बाय में माइनस में TC। नहीं समझ आया, देखो एक बार दोबारा देखो, क्या था, ये आपके पास था E माइनस EA/RTC, है ना, और इसीलिए अब जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो EA बाय में RTC और प्लस में EA बाय में RTNC, यही हो जाएगा। अब क्या है,
ई ए बाई में यार मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्या बचे यहाँ पे माइनस का 1/t से यहाँ पे प्लस का 1/t एन सी, ठीक है ना। तो माइनस कॉमन हमने लिया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ। तो ये देखो सी ऊपर है तो सी बाद में, एन सी पीछे है तो एन सी यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाला भी आपको ऐसे ही लिखना है। देखो ई एन सी प्लस का है ना, तो ई एन सी आगे माइनस का ई सी और आर टी अपॉन एज इट इज। तो मतलब जो ऊपर था सी वाला वो क्या आ जाएगा बाद में, और जो नीचे था वो क्या आ जाएगा पहले, ठीक है भैया मेरे प्यारे से बच्चों। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, आपको फॉर्मूला समझ आए हो। अब मैं इसके जस्ट बाद आपके कुछ क्वेश्चन ऐड करने वाली हूँ, वो क्वेश्चन आपको आज के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग निकाल कर देखने हैं, और बाकी मैं उनका सॉल्यूशंस आपको कल वाले वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो, एंड रियली होप यू लाइक माई वीडियोज़, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू माई वीडियोज, एंड राधे राधे एवरीवन।